हेलो बच्चों। आई होप आप लोगों का पेपर ठीक हुआ होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे स्क्रीन पे है, देख रहे हैं आप। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे बेटे, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। ठीक है, इन इन एन मोल ऑफ अ गैस, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और यहाँ पर एक टर्म आपको दे रखा है बेटे, एटॉमिसिटी है ना। एटॉमिसिटी क्या है पहले वो बताया तो आपको। जैसे ये है आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एक गैस है, O2 गैस। तो पूछा जाएगा इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे जो 2 देख रहे हैं आप, तो इस गैस की एटॉमिसिटी क्या है बच्चे, 2 है। ठीक है, तो इसका रोल है यहाँ पर, इसीलिए इन्होंने एटॉमिसिटी के ऑप्शंस बना रखे हैं। देखिए क्या है, एन मोल ऑफ गैस है। लेट अस सपोज ऑक्सीजन ही है अपने पास है ना, इसके एन मोल्स है। एन मोल्स में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कैसे आएगा बेटे, आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, मॉलिक्यूल्स आता है इससे। ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स ने आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एटॉमिसिटी क्योंकि यहाँ पर 2 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए आप इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की जगह क्या लिखेगा बेटे आप, एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन दिख रहा है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटे 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटे, वॉल्यूम और मास को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे। इक्वेशन क्या है आपका, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, जिसमें गिवन वॉल्यूम आपका लीटर्स में होना चाहिए, और क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। तो इसमें ये चीज और ये चीज आपको गिवन है, आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इन सब में से कौन सी गैसेस यहाँ पर जो है ऑप्शन में है, उसके हिसाब से आप निकालेंगे। ठीक है, ये मोलर मास निकाल लीजिए, ऑप्शन से मैच कर लीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। एक गैस है COX, उसकी वेपर डेंसिटी 70 है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। भी मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रिलेशन होता है बेटे, मोलर मास और वेपर डेंसिटी में, वो क्या है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्योंकि 70 है, मोलर मास हो जाता है क्या, 140। ओके, और COX का मोलर मास आप निकालेंगे कैसे, x टाइम्स ऑफ व्हाट, कार्बन का 12 है बेटे, है ना, और ऑक्सीजन का क्या है 16। इसको सॉल्व करेंगे, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है 4.2 ग्राम्स ऑफ N3 माइनस, है ना, ध्यान दीजिएगा, N3 माइनस है ना, N3 माइनस है ना, यहाँ पर 3 नीचे लिखा हुआ है बेटे और माइनस यहाँ पर है। ठीक, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक भी है यहाँ पे, क्योंकि N3 माइनस होना चाहिए, ऊपर होता है 3 माइनस। चलिए एक बार इसी इसी को अज्यूम करके आप सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे बेटे। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका गिवन मास है 4.2, मोलर मास निकालेंगे N3 का, वो कैसे निकालेंगे बच्चे, तो वो होगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपका मोलर मास है। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है आपको, ये आपको सॉल्व करना होगा बेटा। ये नंबर ऑफ मोल्स आएगा क्या, 0.1 है ना, नंबर ऑफ मोल्स आएगा आपका 0.1। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आपको क्या करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है बेटे, तो वो होता है 2,5। ठीक है, तो इसमें 3 नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, जिसमें एक पे आप निगेटिव चार्ज बताएंगे अगर, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देखिए, एक नाइट्रोजन पे 5 है, 3 पे हो जाएगा 15, और एक है 16, है ना, तो एक N3 माइनस पे 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो 16 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप क्या करिएगा, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये नंबर ऑफ एजाइड आयन आ गए, इसको एजाइड आयन बोलते हैं बेटे। ठीक है, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, है ना। ठीक है, तो 16 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये 1.6 Na आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर N3 माइनस है, N3 माइनस है, ठीक है, तो फिर तो आपका 1.6 Na है। ओके, पर हो सकता है कि ये N3 माइनस भी हो, मतलब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पर अभी के हिसाब से हमने सॉल्व किया है, तो आपका आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन तो मैच कर रहा है। ठीक है, 1.6 Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 40 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन होता है बेटे CaCO3,
इसकी रिएक्शन कराएंगे आप, मतलब इसको जब हीट करेंगे बेसिकली, तो ये बनेगा CaO और CO2 रिएक्शन क्योंकि बैलेंस्ड है, इसीलिए आप ये बोलेंगे इसका जो मोलर मास है बेटा वो 100 ग्राम्स होता है, ठीक है। 100 ग्राम से इसका मोलर मास है 44 ग्राम्स। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 100 ग्राम से बन रहा है 44 ग्राम्स, तो 40 ग्राम से कितना बनेगा, तो वो आप करेंगे 44/100 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है। इसमें ये और ये कैंसिल होगा बेटे, और ये हो जाएगा आपका 17.6, है ना, 17.6, हाँ 17.6 आपका ये होगा। लेकिन आपका जो परसेंटेज प्योरिटी है वो है क्या, सिर्फ और सिर्फ 20%। मतलब जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बेटा, 20% ही बनेगा, ठीक है। इस अमाउंट का आपको क्या लेना होगा, 20%, ठीक है, फिर आपको आंसर मिलेगा करेक्टली। आई होप ये आंसर रहेगा आपका, देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करके 20% क्या आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। दो एलिमेंट्स है बेटे एक्स एंड वाई, टू एलिमेंट्स दैट फॉर्म कंपाउंड, ये और ये कंपाउंड बन रहा है, इतने मोल्स का मास 90 ग्राम्स है ना, और इतने मोल्स का मास 10 ग्राम्स है, तो एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए सिंपल सा है, एक्स का एटॉमिक वेट आप ए अज्यूम कर लीजिए, वाई का एटॉमिक वेट आप बी अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। जिससे कि Y2X3 का जो एटॉमिक वेट है Y2X3 का, वो हो जाता है 2B प्लस 3A, ठीक है, और Y2X का हो जाता है क्या, 2B प्लस A, ठीक है। ये इनके मोलर मासेस हो गए। मोलर मासेस को आप नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटे, गिवन मास, ठीक है। तो मोलर मासेस को 0.5 और किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 0.10 से, तो ये आपके गिवन मासेस आ गए रिस्पेक्टिवली, जो कि है 90 ग्राम और क्या है 10 ग्राम्स, ठीक है। तो एक है इसमें शुरू वाला 90 और बाद वाला क्या है बेटा 10। बस ये दो इक्वेशंस बन गए, दोनों को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 2 - 1 कर दीजिए या फिर 1 - 2 जो भी है, ठीक है, जिससे कि आपका 2B कैंसिल हो जाएगा और आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, और A आने के बाद आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको B भी मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब इसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 8 ग्राम्स ऑफ NaOH जो प्रेजेंट है 100 ml वाटर में is diluted by adding 200 ml water. Find फाइनल मोल्स ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चीज है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करने से मोल्स ऑफ NaOH के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मोलैरिटी पे फर्क पड़ता है पर मोल्स पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दैट इज वाई हमने क्या करना है कि जो 8 ग्राम ऑफ NaOH है इसी के मोल्स आप निकाल देंगे, है ना, और ये जो मोल्स आ रहे हैं बेटे ये आ रहे हैं आपके 1/5 गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये जो मोल्स आएंगे ये आपका कहीं पर भी कुछ भी वॉल्यूम रहेगा, मोल्स इतने ही रहने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। देखिए क्या है, एवरी वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं, गलत है बेटे, है ना, एवरी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन ब्रिंग अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक नहीं, ओनली एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कैन नहीं, ओनली भी नहीं होगा बेटे, इसमें एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बताए वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी रहती है या फिर उसके इक्वल रहता है तो ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बेटे। एनर्जी ऑफ फोटोन्स ऑफ सोडियम ऑफ वेवलेंथ दिस इन जूल्स, इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, ठीक। आप h जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट है, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड ये वेवलेंथ है, मीटर्स में दिया है, कुछ भी कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको SI में पुट करना है, जिससे कि आंसर भी आपको जूल्स में मिलेगा, SI में मिलेगा, ठीक है। सर्टेन मेटल प्लेट इज irradiated with this much frequency, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, जब आप सेम मेटल को रेडिएट करते हैं इतने फ्रीक्वेंसी से, तो आपको म्यू नॉट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको यूज करना होगा, आपको पता है ये होता है h म्यू माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका यूज आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको बेटे, म्यू आपको दे रखा है केस में, ये पहला है 3.2 10⁻16, तो यहाँ पर रखिए h 3.2 10⁻16 और म्यू नॉट आपको नहीं पता है, काइनेटिक एनर्जी को आप के ई रहने दीजिए, ठीक है। फिर दूसरी बार जब आप
ये फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं तो उस समय क्या इक्वेशन बनेगा, h मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻16 माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें आपको रिलेशन है, क्या बता रहा है कि भाई इससे जो काइनेटिक एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन की वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मैं नीचे वाले को के ही एज्यूम करता हूँ तो ऊपर वाले को मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ के, है ना, क्योंकि वो ट्वाइस है या एज कंपेयर टू ये वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या करना है बेटे, अपने को एच म्यू नॉट को सॉल्व करना है, एच मतलब म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो आप क्या करिए, इस वाली इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। इससे क्या होगा कि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा म्यू नॉट, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये भी। अभी क्या है बेटे, एक गैस एब्जॉर्ब करती है इतनी फोटोन और एमिट करती है वन ऑफ द फोटोन्स इज दिस, द दूसरा फोटोन कौन सा होगा, उसके लिए आप प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है बेटे, है ना, और जो एनर्जी एमिटेड है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो लेट अस अज्यूम कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ वो लैम्डा 1 है। ठीक है, जो एमिट हो रहा है वो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है, सॉरी 1 नहीं, लैम्डा 3 है। ठीक है, लैम्डा 3 है। तो लैम्डा 1 आपको पता है, लैम्डा 2 पता है, लैम्डा 3 आपसे पूछा है। देखिए एच सी वैसे भी कट रहा है, तो 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3 ना, इसमें आप 1 2 रखेंगे, लैम्डा 1 2, लैम्डा 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपलर साइड का क्वेश्चन था, इजी था ये तो। अब कह रहा है बेटे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, है ना, इसमें सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटे। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इग्नोर्स द डुअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है बेटे। ठीक है, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ रेड्यूसेस टू नोन इज, हाँ नोड, ये नोड बिल्कुल सही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है उसको आप नोड बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। फॉर 1s orbital in hydrogen atom wave function has maximum value at r equal to 0। अच्छा, और क्या कह रहा है बेटे, फोर्थ में 2px ऑर्बिटल हैज xy प्लेन एज नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन देखते हैं। 2px कैसा होता है ये देखिए भाई। ठीक है, ये आपका 2px है ना, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो क्या इसका नोडल प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है? ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, नोडल प्लेन इसका कौन सा बेटा, वाई जेड प्लेन है ना, ये वो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अब ये ऑप्शन को देखते हैं, वन एस ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट आर इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं आप, याद है आपका, ये वेव फंक्शन वर्सेस आर बनता है, तो आप देखिए आर इक्वल टू 0 जब यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं आप, तो आपकी साई की जो वैल्यू है वो क्या जा रही है, मैक्सिमम जा रही है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल है काफी, काफी सारा इसमें ऑप्शंस, मतलब काफी सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का काफी सारा नॉलेज यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटे 63 नंबर, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए तो आपको क्या करना है बेटे, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग ऑर्बिट, जो कि नॉर्मली हम लोग ग्राउंड स्टेट अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो होता है बेटे, जनरल फॉर्मूला क्या है, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वाला फॉर्मूला हमने याद किया है। पर क्योंकि यहाँ पर जूल पर मोल में है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विथ सर्टेन कांस्टेंट्स, ताकि आप उसको जूल पर एटम में, जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो वो कांस्टेंट हमने क्या अज्यूम कर लिया, के अज्यूम कर लिया। ठीक है, डजेंट मैटर वो आपको कांस्टेंट याद है कि नहीं है, पर अगर आप के अज्यूम करेंगे और बाद में रेशियो लेंगे वो वैसे भी कैंसिल होना है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी बेटे, जेड भी 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम आपके पास है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं, दिस इज 1.312 10 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 13.6, बाकी z और n दोनों 1 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है बेटे यहाँ पर k। ठीक है, यही काम आप करेंगे किसके लिए, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 का डिफरेंस निकालने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटे, यू विल कैलकुलेट E2 माइनस E1, ये आप निकालेंगे। ठीक है,
तो E2 माइनस E1 निकालेंगे और उसको भी कन्वर्ट करेंगे किसमें हम लोग, जूल पर मोल में। उसके लिए सेम कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करेंगे और यही आपको वैल्यू चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13.6 1/1² माइनस 1/2², है ना। ये हमने डायरेक्ट किया है और इसको K से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए बेटा इसे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। और दोनों को कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो K वाला टर्म है वो कैंसिल आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, और E2 माइनस E1 जो है ये आपको डिटरमाइन करना था, वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ की करेक्ट ऑर्डर पूछी गई है बेटे। तो आपको पता है, ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि सबसे ज्यादा जो है वो रेडियो वेव्स होता है, फिर माइक्रोवेव है, फिर विजिबल है, और फिर यूवी है। तो एक सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें टाइम आपको काफी कम लगेगा। चलिए, ब्राइटनेस अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइन का इंक्रीज करना है, ब्राइटनेस का मतलब होता है आपको नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे बेटे, ठीक है। तो ये रहा नंबर ऑफ फोटोन्स ब्रिंगिंग दैट ट्रांजिशन। वेवलेंथ से ब्राइटनेस का कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी से भी कोई लेना देना नहीं है। ब्राइटनेस इंक्रीज होगी जब आप फोटोन्स की संख्या इंक्रीज करेंगे ना, ये वाली ब्राइटनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। h पता है आपको, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है। v क्या हो जाएगा बेटे, 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो वो आपको लेना होगा 10% ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका जो है वेलोसिटी हो जाएगा बेटे, और सब कुछ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 के बाद, एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस लाइज इन द ब्लॉक, ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपका पीरियोडिसिटी से आया बेटे, जिसमें कि देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है आपका बेटे एफ ऑर्बिटल में, इसीलिए कौन सा ब्लॉक है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेसिकली, इसीलिए एफ ब्लॉक है ये। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन सा इसमें से रॉन्ग है, ठीक है। देखते हैं बेटे। नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7 एंड ग्रुप्स इन, बिल्कुल सही है, ये आपको पता है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड आर सेम, नहीं ये तो साफ साफ गलत है भाई, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं अलोंग द पीरियड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये और ये आपका सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे। एलिमेंट्स हैविंग दिस वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन, है ना, ये आपको दिख रहा है बेटे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो नोबल गैस आपको कहाँ पर मिलेगा बेटे, मिलता तो फर्स्ट पीरियड में भी है हीलियम पर, वो NH2 NP6 नहीं होता, वो सिर्फ NH2 होता है, ठीक है। अब क्योंकि आपको NP6 वाला चाहिए, तो वो आपका सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है, नियॉन से आपका शुरू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस इज Z। तो कौन से एलिमेंट का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, हाँ, एटॉमिक नंबर अगर इनर्ट गैस का Z है, ठीक है, तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है बेटे, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो Z अगर एटॉमिक नंबर उसका है इनर्ट गैस का, तो जस्ट उसके एक पहले वाले का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे बेटे, Z-1, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन, ये आपने क्वेश्चन कई बार किया है बेटा, आपको बताया लिथियम में क्या होता है, लिथियम में 1s2 और 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो 1s2 बचता है, जो कि एक काफी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए उससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ होता है, ठीक है। बाकी भी कॉन्फ़िगरेशंस को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां पर डिफरेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। 71 के बाद है बेटा ये 72, गेन वन इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी पूछ रहा है। तो वो आपको पता है बेटे सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज इनके साइजेस काफी छोटे होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सल्फर, क्योंकि इनमें रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। दिस इज 72। अच्छा, इसमें मैच द कॉलम है बेटे, देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो आप कोई भी एक पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, ठीक है। फिर अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। और हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है
वो काफी ज्यादा होगी इन सभी में कंपेयर करें तो, बिकॉज वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी बेटे। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, ये तो डायरेक्ट डी ब्रॉगली से फिर से एक सवाल आ गया है बेटे, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv, है ना। ये काफी अच्छा तरीका है वैसे कि आप जो पार्ट टेस्ट देते हैं ना उसमें आपको प्रैक्टिस होता है, जिससे कि आप कई बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहता है। अच्छी बात है ये। ठीक है, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी ऑफ फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो इज कॉल्ड नोड। नोड है बेटे, नोडल सरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फैक्चुअल बेसिस पे। How many orbitals are in that associated with the fourth energy? मतलब ऑर्बिट नंबर 4 में कितने ऑर्बिटल है उसके लिए फॉर्मूला लिखा है बेटे क्या, एन स्क्वायर। ऑर्बिट एन में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो एन स्क्वायर फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटे, 16 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 माइनस। O2 माइनस आपको पता है, देखिए कैसे करना होगा बेटे। ठीक है, तो O2 माइनस की मतलब ऑक्सीजन की जो कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 और क्या है बेटे 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2p6 हो जाएगा ये। ठीक है, कौन सा इनमें से करेक्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में क्या आती है बेटे, 3s1 आती है। तो ऑर्बिट नंबर 3 देखिए, और s है तो l जीरो होगा इसके लिए, है ना। s है l जीरो होगा और m जीरो ही होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर दोनों हो सकता था, प्लस हाफ और माइनस हाफ, पर एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें माइनस हाफ वाला, तो आप माइनस हाफ वाला बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 22, ये बात कर रहा है बेटे किसकी, टाइटेनियम के ना। स्कैंडियम 21 होता है, टाइटेनियम 22 होता है। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटे, 3d2 होती है और 4s2 होती है ना। तो ये रहा, सिंपल है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैज 3d6 एज इट्स आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, है ना। 3d6 जो है बेटे वो क्या है, आयरन का है, और आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर 26 है। ठीक है, नेक्स्ट 81, ये ट्रेंड वाला क्वेश्चन है बेटे, आपको पता है इधर से इधर जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पर है, ये और ये है। ठीक है, इधर से इधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है, ये रहा आपका ऑप्शन। उल्टा जाएंगे अगर तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, इस तरफ डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सही है। और एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ इंक्रीज, मतलब जिस तरफ एरो बना हुआ है ना उसका मतलब क्या है बेटे, तो उस तरफ वो क्वांटिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, पर उसमें उन्होंने मेंशन तो करना चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज, पर अगर नहीं मेंशन है तो आप उसको इंक्रीज मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन बनता है। 81 के बाद आते हैं बेटे 82 पे, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये रहा आपका ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दिया किसने था भाई, मेजर करते हैं पॉलिंग पे, हाँ पॉलिंग पे करते हैं। आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है 4, और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, इट इज क्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज करता है। हाँ, चारों ऑप्शन इसमें सही है बेटे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब which of the following the order is not in accordance with the property mentioned, देखिए इसमें एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बिल्कुल सही है ना। जैसे जैसे आप नीचे आते हुए रेडियाई इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर गलत है बेटे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो ये ट्रेंड इसमें गलत है। आपसे नॉट इन अकॉर्डेंस पूछा, मतलब कौन सा गलत है ना, तो ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 19 है बेटे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। एटॉमिक नंबर 19 जो आपको पता है बेटे क्या है, वो पोटेशियम है बेसिकली, है ना, पोटेशियम है। ठीक है, वैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी चेक कर सकते हैं ना। तो पोटेशियम के लास्ट में क्या आता है बेटे, 4s1 आता है, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी 1 है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं उसको पोटेशियम बोल दूं, है ना, या फिर चलिए इसको एक्स ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो एक्स की वैलेंसी हो गई 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। तो इस प्रकार से आप ऑक्साइड बनाएंगे, वैलेंसी एक्सचेंज करके ऑक्साइड बनाते हैं फिर, या फिर कोई भी कंपाउंड, है ना। तो H2O आपका आ रहा है ये। ठीक है, चलिए 35 पे आते हैं। एटॉमिक नंबर 56 है, तो उसके हैलाइड का क्या फॉर्मूला होगा। ऑक्साइड ने इस बार क्या है बेटे, हैलाइड। 56 का मतलब समझिए क्या है, 54 जो है वो जेनॉन है, दैट इज आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन, है ना। तो इसका मतलब 56 मतलब ये कौन से ग्रुप में आएगा बेटे, सेकंड ग्रुप में आएगा ये, है ना, सेकंड ग्रुप में आएगा। तो सेकंड ग्रुप में आएगा तो मतलब इसकी वैलेंसी होगी 2, है ना, क्योंकि 54 अगर लास्ट वाला 18th वाला है, 18th ग्रुप है,
55 होगा आपका, फिर से लेफ्ट की तरफ आएंगे, लेफ्ट मोस्ट की तरफ फर्स्ट ग्रुप, और 56 होगा आपका सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी क्या है? 2 है, ठीक है। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 है, और हैलाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हैलोजन की वैलेंसी होती है बेटे 1, नॉर्मल वैलेंसी जो 1 है, और इसकी 2 है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर आएगी हैलोजन की, और इसकी आएगी यहाँ पर, तो px2 आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बेटे? तो इस ये आपका स्टीशियोमेट्री क्वेश्चन है बेटे, मोल कंसेप्ट का। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि इतना लीटर ऑफ H2 बन रहा है फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। अच्छा देखते हैं बेटे, HCl 6 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो H2 बन रहा है कितना बेटे? 3 मोल, है ना। तो मोल्स में हमारे पास रिलेशन है, तो 6 मोल HCl से 3 मोल H2 कंज्यूम हो रहा है, मतलब बन रहा है ना। 6 मोल HCl कंज्यूम हो रहा है, तो 3 मोल्स ऑफ H2 बन रहा है, तो 1 से कितना होगा बेटे? 1/2, है ना। 1/2 मोल्स ऑफ H2 बनेगा, और 1/2 का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन, आपसे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो करेक्ट वाला है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब अगला है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 6 moles of HCl is consumed for every इतना liters produced at STP। अच्छा, देखते हैं ये सही है गलत है। तो आपको यहाँ पर पहले से ही दिख रहा है बेटा, है ना, ये 3 moles of H2 था, ये 6 moles of HCl था, तो 3 moles का मतलब होगा 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वॉल्यूम में आ जाएगा 67.2। हाँ ठीक है, 67.2 बनेगा अगर, तो 6 मोल कंज्यूम होगा, ये भी सही है बेटे। अच्छा, 33.6 लीटर H2 is produced regardless of temperature and pressure for every mole of Al that reacts। नहीं, ये तो गलत बात है ना। प्रेशर और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है बेटे, क्योंकि हम लोग याद करिए कंडीशन लगाते हैं ना, 1 मोल गैस की वॉल्यूम के लिए 22.4 की कंडीशन, मतलब 1 मोल गैस की वॉल्यूम 22.4 होती है एट एसटीपी, है ना। तो रिगार्डलेस वाली बात तो गलत है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 40% NaOH सोल्यूशन, है ना, 40%, ठीक है। तो 40% बाई मास है ये, तो देखिए क्या होगा इसका मतलब, देखिए 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है ना, 40 ग्राम्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ये मतलब होता है। अब इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है क्या? 1.2। तो मास और डेंसिटी के हेल्प से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे बेटे, है ना। और वॉल्यूम निकालने के बाद, है ना, मोलैरिटी निकालेंगे कैसे? तो मोलैरिटी होगी क्या? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि NaOH ही है, तो मोलर मास भी 40 होता है इसका। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटे? उसके लिए आप क्या करते हैं, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी इज 1.2, पर ये ml में है, इसको लीटर में करने के लिए आप यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जाके वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा बेटे, है ना, और ये दो जीरोस भी कट जाएंगे, ठीक है। 1.2 जाएगा ऊपर, और ये क्या आंसर आ जाएगा बेटे आपका? 12, ठीक है। तो 12 आपकी क्या आ रही है? मोलैरिटी आ रही है। 12 क्या आ रही है? मोलैरिटी। और मोलैलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, आप रिलेशन यूज करेंगे बेटे, जो कि मैंने बताया है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ क्या? सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटे। तो ये आपका क्या? मोलैलिटी, है ना। और मोलैलिटी निकालने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि ये 40 ग्राम जो है बेटे, ये प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम इसमें सॉल्यूशन में, तो आप क्या कर सकते हैं कि 100 में से 40 को माइनस कर दिया, तो 60 ग्राम सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 ही रहेगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 60/1000, 60/1000। ये 1000 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये केजी में रखना होता है ना, नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो केजी में होता है, वो 1000 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेटे आपका 10/6। 10/6 का मतलब क्या हो रहा है? ये हो रहा है, नहीं ये और ये कट जाएगा, नहीं सॉरी, 100/6, है ना, 100/6, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16.6, है ना। तो 16.6 आपका ये आंसर हो गया फिर कहानी, है ना, ठीक है। तो ये मोलैरिटी और ये आपकी मोलैलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, म्यू बार पूछा है बेटे। म्यू बार क्या होता है? इसको बोलते हैं वेव नंबर, और वेव नंबर कुछ नहीं है, वेव नंबर इज सिंपली 1/√,
1 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो 1 अपॉन वेवलेंथ आपका ये वेव नंबर है, बस यूनिट पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो 1.5800 है ना, 5800 ये आपका एंगस्ट्रॉम का इनवर्स आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको मीटर्स में करूं तो ये होगा बेटे 10⁻⁻10, ये मीटर्स में है। और सेंटीमीटर में करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे बेटे, वो देखते हैं। नीचे अगर आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में करने के लिए आप बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है। पर ऑप्शन, हाँ ठीक है, देख लीजिएगा आप ऑप्शन मिला करके ना, 1 2 3 4 और 10⁻⁻6, ठीक है। 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये तो कुछ ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, शायद सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए था आपको। ये मीटर में आया बेटे, है ना। इस मीटर को आपने कर दिया कि इसमें सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करके। तो चले एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आई गेस आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। नहीं आया तो कुछ ऑप्शन से मिस्टेक हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय ए 60 वॉट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी सिंपल। दिस इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। इसमें एन आपसे पूछा गया है। एन एनर्जी जो है बेटा आप क्या रखेंगे, 60 वॉट है ना। 60 वॉट का मतलब क्या होता है, 60 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको एन मिल जाएगा बेटे। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, है पर सेकेंड कितने फोटॉन्स आपके निकल रहे हैं। एच और सी आपको पता ही है। एच लैम्डा आपको रखना होगा बेटे किसमें, मीटर्स में ना। लैम्डा आपको रखना होगा मीटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज सॉरी 90। maximum number of lines recorded if the electron deexcited from this to this इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस किसमें होंगी, तो इसको देखने का सिंपल तरीका है बेटे। आपको ऑर्बिट्स में सबसे ज्यादा गैप देखना है कि गैप किसमें। तो देखिए इसमें गैप है 2 का, 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 और इसमें गैप क्या है, 3 का। जिसमें गैप सबसे ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ लाइन सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। मतलब आपको ना फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ये और ट्रिक की तरह याद रखिए कि फॉर्मूला बिना अप्लाई किए आप बस ये गैप्स देख करके बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस किस में निकलेंगे, ठीक है। ये हो रहा है 90। 91 में आ जाए बेटे, ये एक एलिमेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, तो ये कौन सा ऑक्साइड होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है बेटे, दिस इज एल्यूमिनियम, है ना। 3s2 3p1 क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसा है बेटे, एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये तो बहुत ऑब्वियस है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग। वाह, पहली बात ही सही है भाई। जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट नहीं होता, जो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है वो डोमिनेट करता है। इसकी वजह से साइज जो है वो क्या करता है बेटे, रेड्यूस करता है। अदरवाइज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है तो साइज बढ़ना चाहिए था, ठीक है। बाकी ये आपका स्टेटमेंट पहला ही करेक्ट हो गया, तो बाकी इनकरेक्ट भी चेक कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज मोर, भाई साहब बहुत ज्यादा गलत बात है ये तो। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन इज लेस देन हाइड्रोजन, नहीं ये भी गलत बात है, ठीक है। अमंग अल्कली मेटल सीजियम हैज मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और भाई साहब बहुत ज्यादा गलत है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एलिमेंट है, ठीक है। Radius of hydrogen atom in ground state is this much. What will the radii of this in the ground state, है ना। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है बेटे वो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड है। ग्राउंड स्टेट में पूछा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप n की वैल्यू रखेंगे 1 और z की वैल्यू रखेंगे 3, ठीक है। तो 0.53/3, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटे, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटे क्या है, 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड जेड बाई एन, है ना। तो जेड और एन ये दोनों ही क्या है बेटे, 1 फर्स्ट ऑर्बिट है और हाइड्रोजन एटम है, जेड भी 1, ठीक है। नेक्स्ट इज 95। विच वन इज नॉट इन एग्रीमेंट विद बोर्स मॉडल। लाइन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, ये है बिल्कुल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है बेटे आप कह सकते हैं कि ये बोर मॉडल के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, बिकॉज हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल डील करता है ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से,
और बोर का जो कॉन्सेप्ट था वो बताते हैं किसके बारे में, ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट करेक्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 96, स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में जी मैन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक में स्टार्क बोलते हैं, मैग्नेटिक में जी मैन बोलते हैं। ये ड्रॉबैक है एक तरीके से बोर मॉडल का, आप चेक करेंगे आपको नोट्स में मिल जाएगा। एल्यूमिनियम और सल्फर से कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटे, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फर की 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा, भाई वैलेंसी एक्सचेंज करना है बेटे, मैग्नीशियम का 2 है, नाइट्रोजन का 3 है, तो नाइट्रोजन का 3, मैग्नीशियम का 2, ठीक। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की बात करें तो सिलिकॉन का 4 है और ऑक्सीजन का 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ये कटेगा बेटे, क्या बचेगा, SiO2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। बस 99 पे आ जाइए, मोस्ट एसिडिक ट्रेंड बताना है, मतलब है ना। तो आपको पता है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एसिडिक ट्रेंड क्या होता है, मतलब एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बेटे, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही है, देखो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सब आपके एक ही पीरियड के मेंबर है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। वेरी लास्ट क्वेश्चन, इन सभी में क्या कॉमन है, CONO N2O, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बेटे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स है ना। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जब आपके सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मिडिल में होते हैं, मतलब ना ही हाईएस्ट वैल्यू है ना ही लोएस्ट वैल्यू है, कहीं मिडिल में है अगर, ठीक है, तो वो ज्यादातर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का रेंज क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट का बेटे, -4 to +4, ठीक है। पर अभी इस वाले केस में क्या है, कार्बन का वो +2 है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है बेटे, न्यूट्रल। बाकी सब नाइट्रोजन में भी आप कैलकुलेट करेंगे वो मिडिल में कहीं पर आता है, ठीक है। एक में आ रहा है +2 और एक में आ रहा है +1, ठीक है। और रेंज क्या है, -3 से लेके +5, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डिस्कशन हो गया बेटे कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सही किया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।